दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम समय में, कम एज में ही आप कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, उन सबके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर वीडियोस के माध्यम से हेल्प की जाती है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से जरूर फिनोबिट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIOS DLED और BEd को लेकर के प्राथमिक की एलिजिबिलिटी में जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं या फिर जो सुनवाई होने वाली है, और एक NCT के पत्र के बारे में जो कि जारी किया गया 21 मार्च 2024 को। इसके बारे में भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 21 मार्च को एक NCT के द्वारा पत्र लिखा गया। अब ये पब्लिक नोटिस नहीं है, ये एक ग्रीवांस, यानी कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा होगा या फिर कोई किसी का ग्रीवांस होगा, तो उसके रिप्लाई में NCT ने ये पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट को पत्र लिखा है। आप NCT के माध्यम से या तो RTI के माध्यम से सूचना ले सकते हैं या फिर इनके वेबसाइट पर जाकर के ग्रीवांस नोट करा सकते हैं और उसका जवाब आपको NCT देती है। उसी प्रकार का आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 करके लिखा गया। अब यहाँ पर जिन्होंने ये ग्रीवांस अप्लाई किया था, चूंकि उनके द्वारा उनका डिटेल हटा दिया गया होगा या फिर ब्लर कर दिया गया हो, इस वजह से ये कन्फ्यूजन हो गया कि ये पब्लिक नोटिस है। ये पब्लिक नोटिस नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक प्रश्न का जवाब दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, ये प्रश्न पूछा गया था कि NCT ने जो 2017 का रिकॉग्निशन लेटर था NIOS के संदर्भ में, उसे जो भारत सरकार का राजपत्र होता है उसमें जारी क्यों नहीं किया। जैसे कि आप अगर 28 जून 2018 वाला गजट नोटिफिकेशन देखेंगे जिसमें BEd अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, तो वो गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश किया गया था। जब ये NIOS DLED का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब यही प्रश्न उठा था कि अगर आप इनको मान्य करना चाह रहे थे तो फिर इसको गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने इसे पब्लिश क्यों नहीं किया। उसको लेकर के बहुत बवाल मचा था और इसी प्रकार के ग्रीवांस के माध्यम से NCT से जब कैंडिडेट्स ने जवाब मांगा तो उनका रिप्लाई ये आता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवांस एंड टू से दैट द recognition for DLED course was granted by the NRC to NIOS wide order number this and this मीटिंग 2017, ये मीटिंग नंबर दिया गया है, डेटेड 22/9/2017। 22 सितंबर 2017 का जो रिकॉग्निशन लेटर है उसके बारे में NCT ये जवाब देती है कि बाकायदा इसके संबंध में मीटिंग हुई थी और यहाँ पर मीटिंग में NIOS को ग्रांट किया गया था, जिसका ऑर्डर नंबर भी दिया गया है कि आप 2017-19 सेशन के लिए जो अनट्रेंड टीचर हैं इन सर्विस, देखिए लिखा गया है इन सर्विस अनट्रेंड टीचर एट एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड और अनएडेड प्राइवेट स्कूल इन द कंट्री। यानी कि उस समय देश में प्राइवेट स्कूल, अर्ध सरकारी स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में जो भी अनट्रेंड टीचर थे, इन सर्विस थे, उनके लिए NIOS DLED कोर्स लाया गया था। आगे पढ़िए। दिस प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड बाई द NIOS ऑन 31 मार्च 2019 एज पर रिकॉर्ड द सेम वाज नॉट पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया। यहाँ पर NCT कह रही है कि इनके रिकॉर्ड के हिसाब से इसको गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं किया गया। यही तो मेन सवाल है, यही तो सुप्रीम कोर्ट में बात उठी थी कि जब आपने NIOS DLED को लाया तो फिर इसको गजट में क्यों नहीं पब्लिश किया। अगर आप सभी प्रकार के नोटिफिकेशन देखेंगे जो नई एलिजिबिलिटी से संबंधित होता है या फिर कोई चेंज इनके द्वारा किया जाता है तो उसको गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश किया जाता है, लेकिन इस वाले नोटिफिकेशन को इन्होंने गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश नहीं किया, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों ने जब ग्रीवांस लगाया तो उन्होंने NCT का साफ ये कहना है कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमने गजट नोटिफिकेशन में से पब्लिश नहीं किया। यही तो मेन सवाल है कि आपने पब्लिश क्यों नहीं किया, और वो बस यही बोल रहे हैं कि हमने पब्लिश नहीं किया। आगे देख सकते हैं। However, the same was forwarded to all the stakeholders and also uploaded on the website of NCT for information and implementation by all the concerned. The state, the UT, government and recruitment bodies have taken दिस ऑर्डर इनटू अकाउंट। कहा यह जा रहा है कि NCT के माध्यम से उस समय सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, उनको ये नोटिफिकेशन सेंड किया गया था NIOS के संदर्भ में, लेकिन इनके द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने पब्लिश नहीं किया था। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है या फिर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि NIOS के फेवर में हो या फिर उनके अगेंस्ट में हो। जो सूचना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वही सूचना को इन्होंने किसी एक पब्लिक
पर्सन के द्वारा जो ग्रीवांस दर्ज कराया गया था उसके जवाब में उन्होंने ये पत्र लिखा हुआ है। तो इसमें ना तो कोई पॉजिटिव है और ना ही कुछ निगेटिव खबर है NIOS डीएलएड के लिए। अब बात करते हैं बीएड के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 1 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच में फिर से बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। ये मैटर ऐसे कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था वो साइलेंट था ऐसे कैंडिडेट पर जो कि ऑलरेडी सिस्टम में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके इनको डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है? इन सब को लेकर के 2 सवाल पूछे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के SLP पर यूनियन ऑफ इंडिया से कि देश भर में सभी राज्यों में और इस जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें कितने पद खाली हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या बीएड जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो कि 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं, क्या उनको उन बीएड कैंडिडेट्स को 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके उनको इक्विवेलेंट किया जा सकता है डीएलएड के? इन दोनों प्रश्नों के जवाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी। साथ ही साथ एनसीटी भी अपना पक्ष रख सकती है कि क्या किया जा सकता है इन कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले के केसेज में जब ये मामला श्री अर्णब घोष जी के द्वारा पश्चिम बंगाल वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो वहाँ पर भी ये मामला उठा था कि क्यों ना इन कैंडिडेट्स को 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके इनको डीएलएड के इक्विवेलेंट कर दिया जाए। तब ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि बीएड कैंडिडेट को अपॉइंट करना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रोजगार देने की बात है, क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या वर्डिंग्स के यूज किए थे आप इस वीडियो में देखिए। Because it doesn't take away the right of DL. There you are in such a sticky wicket, you don't even know that. What? See, suppose I am a diploma holder, madam. Suppose if I am a diploma holder, I have done my education training with only one goal in mind, that I want to become a elementary school teacher, right? My education is specific to teacher as an elementary school teacher. I have spent my whole life in that. I have to become a teacher in an elementary school. I am focused in that. Now what happens is, when I am about to get a job, you put somebody else who was not qualified as a primary school teacher. Then, and I am not qualified to get the job which a B.Ed candidate is qualified to. As an elementary school teacher having a diploma, I am not qualified to teach in a higher secondary school or a secondary school. But he has been made qualified to teach in school. What about that? That is not advertisement of 2020. They would be over age now for any other. Thank you. The only thing is, you are saying, what are you focusing on? You are focusing ultimately on employment. Yes. That we are the entire focus of the Education. No, not on education. Education is them. The entire focus of the Right to Education Act was on quality education, and the quality education is for elementary classes, diploma, not you. You are not qualified. You have not been trained to teach elementary classes. So that's and why, once we have held that, how can we say that you? that's why the bridge course. That's why the bridge. There's nothing like bridge course, and that's all. But the only reason why I'm saying. Don't even have any bridge course. For a minute, just give me. इसके अलावा अगर बात करें कि ब्रिज कोर्स को लेकर के भी उस समय जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने जब सवाल रखा या फिर पक्ष रखा अपना, तो फिर जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने ब्रिज कोर्स जैसे शब्दों को या फिर इस प्रकार के कोर्सेज को साफ सिरे से इनकार कर दिया कि इस प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से बीएड को डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएड का पक्ष और डीएलएड का पक्ष अभी 50-50 है, किसी की तरफ भी पलड़ा भारी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली हियरिंग में आप देखे होंगे तो जो सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे और डीएलएड की तरफ से देखेंगे तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम उपस्थित हुई थी अपना पक्ष रखने के लिए। अब यहाँ पर अगर डीएलएड वाले कोई सुपर सीनियर एडवोकेट को उपस्थित कराते हैं तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर पुराने हियरिंग के जो कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं, अगर उसको डीएलएड के कैंडिडेट के द्वारा वहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं तो फिर इस प्रकार के चीज़ों को लेकर के कोर्ट अपना जो इस समय सॉफ्ट
रुख अपनाई हुई है बीएड को लेकर के, क्या वो फिर बदल सकता है या फिर यहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर बीएड को लेकर के अभी तो ये बिल्कुल क्लियर है इनके कोर्ट ऑर्डर से कि ये ऐसे कैंडिडेट के लिए जो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन कर चुके हैं एज ए असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी। लेकिन अगर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर नए बीएड कैंडिडेट के लिए भी रास्ते खोले जा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके इक्विवेलेंट किया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया से, तो फिर ऐसे कैंडिडेट जो उस गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किए होंगे, तो देखिए मेनली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है वो 2 पॉइंट को लेकर के है कि आप बीएड को सिर्फ रोजगार के लिए प्राथमिक में लाए हुए थे। अगर पुरानी हियरिंग देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जो क्रॉस क्वेश्चन पूछा उस समय के क्रॉस क्वेश्चन और आज जो लास्ट वाला हियरिंग अगर देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि वहां पर जो चीजें चल रही थी वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए चल रही थी, लेकिन यहां पर जो हियरिंग चली है लास्ट वाली, वो ऐसे रिक्रूटमेंट की बात चल रही है जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे कैंडिडेट, यहां पर 2 ही कंसर्न था कि एक तो इनका जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट होता है वो डीएलएड के समकक्ष नहीं होता है, इसलिए इनको डीएलएड के समकक्ष आने के लिए 6 महीने का अलग से ब्रिज कोर्स कराया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भविष्य में जाकर के हो सकती हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनको जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको पहले ही 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके और इनको डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो आरटी एक्ट 2009 का धारा 23 का उपधारा 1, जिसमें एनसीटी के माध्यम से फिर से एक गजट नोटिफिकेशन अगर निकाला जाए जिसमें यह कहा जाए कि आप बीएड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के बाद नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट से पहले ही 6 माह का अगर आप ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो आप डीएलएड के समकक्ष हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार की चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन भविष्य में जाकर के इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। अब ये पूरा डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है जो 1 अप्रैल 2024 को सुनवाई होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेनली कंसर्न यही था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, एक तो उनके पास पेडागोजिकल एस्पेक्ट नहीं है, इसके वजह से 21A का वायलेशन है। अगर पेडागोजिकल एस्पेक्ट उनको पहले ही अगर वो अचीव कर लेते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, तो फिर जो 21A का वायलेशन है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे कैंडिडेट डीएलएड के समकक्ष आ जाएंगे और प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाया था। अब यहाँ पर भविष्य में जाकर के ये हाइपोथेटिकली क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो भविष्य की बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर खोल देगी उन बीएड कैंडिडेट के लिए। और जो दूसरा कंसर्न था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो जो एनसीटी एक्ट 1993 है उसके प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। यानी कि जब 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन लाया गया था तो कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी थी और सभी राज्यों से प्रॉपर इसके लिए सलाह नहीं लिया गया था। इस प्रकार की चीज़ों को अगर प्रॉपर चैनल के माध्यम से एनसीटी फिर से एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके ये सभी चीज़ें करती हैं तो निश्चित तौर पर रास्ते खोले जा सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब 1 अप्रैल 2024 की सुनवाई में बीएड के फेवर में मामला जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएड का मामला हो या फिर डीएलएड का मामला हो, दोनों अभी 50-50 पर लगे हुए हैं। क्योंकि जो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अपनाएगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे लास्ट हियरिंग में तो जो पूरा मैटर चल रहा था, हियरिंग चल रही थी, वो अब मेरिट और लॉ के बेस पर नहीं चल रही है। क्योंकि मेरिट और लॉ के बेस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है। अब जो चीज़ें चल रही हैं वो सिंपैथी के बेसिस पर चल रही है या फिर मर्सी के बेसिस पर चल रही हैं। जो सॉलिसिटर जनरल थे या फिर बीएड की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे, उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो इस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे कि चूंकि इनकी नौकरी हो चुकी है, उसमें कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, अब उनके पास भविष्य में जाकर के किसी दूसरे रिक्रूटमेंट में सम्मिलित होने के लिए अवसर नहीं बचेंगे, या फिर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ, इन सभी चीज़ों को लेकर के अब सुनवाई चल रही है। तो ये सभी चीज़ें जब आती हैं आपके मन में जरूर आएगा कि ये चीज़ें सिंपैथी के बेस पर नहीं चल सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट कभी सिंपैथी के बेस पर ये सभी चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन इसी के बीच में आपको ये भी समझना होगा कि चूंकि इनका अपॉइंटमेंट जो 11 अगस्त 2023 वाला जजमेंट था उससे पहले हुआ है, और जो इनका जजमेंट था वो 11 अगस्त 2023 के पहले वाले जजमेंट से कहीं ना कहीं उस पर साइलेंट है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये सारी जो भर्तियां हैं, चाहे आप एमपी की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए और उत्तराखंड की बात कर लीजिए, ये सारी भर्तियां जो हैं वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला पूरा मैटर है, अभी डीएलएड की तरफ से इस पूरे मामले को
प्रभावी ढंग से उस दिन शायद नहीं रखा गया, क्योंकि जब भी आपके सामने सॉलिसिटर जनरल उपस्थित होते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट किसी सुपर सीनियर एडवोकेट को लेकर के आते हैं और वो इन सभी चीज़ों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हियरिंग में अगर आपने देखा होगा तो मैटर उस तरफ मोड़ रहा था सिंपैथी के बेस पर या फिर मर्सी के बेस पर, तो यहाँ पर फिर चीज़ें यही हो जाएंगी कि सिंपैथी इनके साथ इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी कैंडिडेट को ऑलरेडी राज्य सरकार के माध्यम से जब अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था तब इनको बताया गया था कि आपकी जो नियुक्ति हो रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन हो रही है। तो ये बहुत चीज़ें खिचड़ी पक चुकी है, मतलब कि टोटल आप कह सकते हैं पल्ला एकदम बीच में है, किधर भी जा सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये मामले को किस प्रकार से डिसाइड करना है, लेकिन अभी के हिसाब से ना तो डीएलएड पक्ष मजबूत है और ना ही बीएड पक्ष मजबूत है इस 1 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के, क्योंकि अगर सिंपैथी की तरफ आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है बीएड का पक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं उन कैंडिडेट्स के साथ नुकसान ना हो जाए जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रहते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी वहां से निकलेंगे और हमारा ज्वाइनिंग होगा, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बीच के रास्ते पर काम कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा है। हो सकता है इन राज्यों में जहां पर भी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां हुई हैं वहां पर जो भी पिटिशनर्स हैं उनको पिटिशनर याची लाभ देते हुए हो सकता है उनको उनके लिए भी रास्ते खोले जाए और ऐसे सभी पिटिशनर्स को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट राहत दे दे, उनको भी नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है। तो ये सभी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, लेकिन 1 अप्रैल की सुनवाई में इन सभी मुद्दों पर बात जरूर हो रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।